हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर से फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों पेपर में सीडीपी में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो थ्योरी की क्लास होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। अब इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो इजी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी जो इजी टू मॉडरेट ये जो क्लास है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ कैसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजी होंगे देखने में, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएं। 2 नंबर का जो है ये आज की क्लास में 2 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। लगभग 1 से 2 नंबर आपका जो है फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और 1 से 2 नंबर का आपके जो है सेकेंड पेपर में पूछा जाता है। अगर दोनों पेपर का देख के चलें तो कम से कम 1 नंबर का दोनों पेपर में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर आप मान के चलिए कि यहाँ से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का पेपर है, जो लोग सीटेट का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। क्या वो अनुभव है, वातावरण है या फिर है वंशानुक्रम। तो कोई भी बच्चा हो उसका जो व्यक्तित्व होता है उसको निखारने में, उसको प्रभावित करने में जो कारक होते हैं, एक तो उसका वातावरण होता है, जिस वातावरण में जिस परिवार के वातावरण में रह रहा वो एक तो जो है प्रभावित करता। दूसरा वंशानुक्रम, अगर उसके माता पिता जिस तरीके से होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं और जहाँ जैसे माहौल होता है वैसे ही बच्चे उस माहौल के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में या फिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो 2 कारक होते हैं, एक होता है वातावरण, दूसरा होता है वंशानुक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों, जिसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। जो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका प्रमुख कारण क्या है। केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण होते हैं क्या, किसी भी बच्चे में सिर्फ वंशानुगत गुण ही होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी बच्चा है तो उसमें सिर्फ जो है उसके माता पिता के ही गुण मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं है। दूसरा कि केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका, अगर बच्चों का पालन पोषण का तरीका ही जो है इसका कारण होता है, तो ये भी नहीं है। बच्चे जिस तरीके से पालन पोषण जिस तरीके से होता है, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से पाला पोसा जाए या पालन पोषण किया जाए उसके अकॉर्डिंग ही उनका व्यक्तिगत जो है विभिन्नताएं होंगी, ऐसा भी नहीं है। या फिर उनका व्यक्तित्व उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अन्य कारक भी उसमें मौजूद होते हैं। तीसरा है कि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर अंतः जटिल क्रिया। ये ऑप्शन सही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है उसका जो प्रमुख कारण होता है उसमें आनुवांशिकता तो होता ही होता है, साथ में पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जो कि उसके परिवार से मिलते हैं। इन दोनों का मेल जोल जहाँ पे होता है वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है एक प्रमुख कारण बनता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक है, तो दोनों का जो है अहम रोल होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण कारक दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या होता है, कारण होता है। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर क्लास है किसी क्लास में विविधता को पोषित करने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको किस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या पृथक्करण यानी अलगाव अलग करने को जो है ध्यान रखना चाहिए, नामीकरण यानी नामकरण करना चाहिए किसी व्यक्ति का या किसी समूह का, या फिर नकारात्मक भेदभाव हो या फिर हो समता। तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए समता। ठीक है,
समता यानी कि समानता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं उनका भी, साथ में जो विशिष्ट जो होते हैं, नहीं कि जैसे कुछ होते हैं कि कुछ उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं, कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, तो उनका दोनों में जो है आपस में तालमेल बिठा कर रखना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को जो है समान अधिकार रखना चाहिए, समान व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पे समता इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती है उसका प्राथमिक कारण क्या होता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति होती है, या फिर जन्मजात विशेषताएं होती हैं, पर्यावरणीय प्रभाव होता है, या फिर इसका 4th ऑप्शन है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बिल्कुल सही, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, ये इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक कारण होता है वैयक्तिक भिन्नता का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं या जूनियर टीचर बनते हैं, तो आप अगर विद्यालय में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपको ध्यान किस पर रखना चाहिए। विषय वस्तु पर, यानी जो आपका सिलेबस है, या किसी भी बच्चे का जो जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, आप चाहे आप 5th क्लास में पढ़ा रहे हैं, 6th क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्या आपका जो है जो सबसे ज़्यादा ध्यान है विषय वस्तु पर होगा, या फिर विद्यार्थियों की शिक्षा पे होगा, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पे होगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो किस किस टाइप के हैं। कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता वाले होंगे, कुछ सामान्य बच्चे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता वाले, यानी कि अलग अलग भिन्नता वाले बच्चे हैं भी आपकी क्लास में कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो क्लास है उसका माहौल बनाएंगे, साथ में आप जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। तो किसका ध्यान रखना है, एक टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें क्या शामिल है। भाषाई विविधता शामिल है, लिंग विविधता शामिल है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विविधता शामिल है, या फिर योग्यता और विकलांगता शामिल है। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में क्या शामिल है। तो भाषाई विविधता तो होती ही होती है, साथ में लिंग विविधता भी होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी होती है, साथ में योग्यता और विकलांगता भी होती है। ठीक है। तो इसमें जो सही होगा चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। जो अधिगम दर है उसमें व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं वो किसका परिणाम होती हैं। केवल आनुवंशिकता का होती हैं, तो हमने बताया आनुवंशिकता का सिर्फ नहीं होती हैं, केवल पर्यावरण का भी नहीं होती हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का होती हैं। ठीक है। किसका होती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। एक जो टीचर है उसको सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए, यानी जो सिखाता है उसको सहज और सुगम बनाना है, तो अधिगम और प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, या फिर उनको अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अनदेखा तो करना ही नहीं, ये टीचर का नहीं काम होता है। उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत है। दमन करना चाहिए, ये भी गलत है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं क्लास में जो बच्चों में देखने को मिलती है उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ये नहीं कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए या फिर उनको अलग कर देना चाहिए, ये भी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगर आपकी क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताएं वाले बच्चे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी पाठ, कोई भी लेसन आपको पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, यानी जो शिक्षार्थी होती हैं वो जो शिक्षार्थी हैं वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी जो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं उनके लिए सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर वो एक तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं तो अलग अलग ऑप्शन आपको देने चाहिए कि अगर आप इस तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, आप इस तरीके से चीज़ों को
सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। एक से अधिक ऑप्शन, एक से अधिक एक्सपीरियंस बच्चों को देने चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता वाले क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में? बिल्कुल नहीं, बाधा के रूप में तो देखना ही नहीं है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में? हाँ, बिल्कुल सही, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, ये तो सही है। तीसरा है एक प्रकार के असामान्य व्यवहार की? बिल्कुल नहीं, असामान्य नहीं बल्कि सामान्य होता तो भी हम मान लेते, ये गलत है। अविसारी चिंतन के नतीजे पे ये भी गलत होगा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों की अधिगम शैली है उसमें चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि विकास प्रक्रिया के कौन सा नज़रिया देखना चाहिए? विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। ठीक है, इस नज़रिए से बच्चे को देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। बिल्कुल सही, जो विद्यालय होता है उसमें अगर जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं उनमें सहयोग उपलब्ध कराना है तो सबसे पहले तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या सिलेबस उसका जो है पालन करना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि कई सारे अवसर उनको देना चाहिए सीखने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करके उनको नामित करे। बिल्कुल नहीं, बच्चों को तो अलग करना ही नहीं है, ना तो उनके अंक के आधार पर ना तो किसी अन्य चीज़ों के आधार पे। ठीक है, किसी भी तरीके से उनको अलग नहीं करना है। दूसरा है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, बिल्कुल सही, बच्चों से पहले बात करें कि उनकी इच्छा क्या है, जो भी उनके दृष्टिकोण हो, जो भी उनकी इच्छाएं हों, उनके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें समझानी चाहिए, उनको महत्व देनी चाहिए, ये तो सही है। तीसरा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हों, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा या जो शिक्षक होता है उसका कोई भी कर्तव्य नहीं होता, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो कठोर नियम का पालन करे। ठीक है, ये नहीं कर सकता एक टीचर। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो? बिल्कुल नहीं, मानक तरीके तो आपको अपनाना ही नहीं, यानी टीचर को नहीं अपनाना है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं भी आपको कठोर नियम, मानक, ये सारी चीज़ें दिख गए हों या फिर अलग करना, तो ये क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। इनको देख के ही आप आंसर को, ऑप्शन को सीधे सीधे काट सकते हैं। ये कभी आपके आंसर नहीं सही होगा अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहा है तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविधता माने कि उसमें कई सारे तरीके के बच्चे हों, उसमें सामान्य बच्चे भी हों, विशिष्ट बच्चे भी हों। ठीक है, और कम बुद्धि के हों, यानी जो मंद बुद्धि के होते वो भी हों, प्रतिभाशाली बच्चे हों, वो होती है विविधता वाली क्लास। विभिन्न प्रकार के बच्चे हों, ठीक है, उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। जहाँ पे उपेक्षा नज़र आ जाए इसको देख के ही आप काट देंगे, हमेशा गलत होगा। उपेक्षा तो किसी भी टीचर को किसी भी छात्र की करनी ही नहीं है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, यानी जो भी बच्चों की आवश्यकता हो, बच्चे जिस तरीके से चाहते हो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी चीज़ों को हम थोपे, जैसी हमारी इच्छा होगी हम पढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमारी इच्छा होगी वो पढ़ाएंगे, जो चीज़ें हमारी इच्छा होगी हम पढ़ाएंगे। टीचर अपने इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता, बल्कि बच्चों की इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है, वो सबसे सही तरीका होता है।
ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह शिक्षण के समान तरीकों का पालन करे ताकि सीखने से व्यक्तिगत अंतर कम हो। पहला ऑप्शन है। ये तो गलत होता है कि वो एक समान तरीके का पालन नहीं कर सकती, बल्कि अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना है। एक ही तरीके से सभी बच्चों को नहीं पढ़ाना, क्योंकि उसमें एक क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम जहाँ भी हो हमने बताया गलत होगा, कभी भी सही नहीं होगा। बच्चों के लिए कोई सख्त नियम टीचर नहीं बना सकता। तीसरा है कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। और चौथा है कि इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को शामिल करेंगे तो वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है। यहाँ पे क्या बताना है, निगेटिव बताना है आपको। ठीक है, पहला कि सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो सही है कि जो भी अधिगमकर्ता होते हैं वो एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। दूसरा है कि अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। और तीसरा है ऑप्शन कि मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का व्यापक रूप से शामिल करता है। और चौथा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता। ये ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। जो अधिगम के स्तर होते हैं उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किस वजह से होती हैं। केवल अधिगम कर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से यहाँ पे कर्ताओं होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों से की वजह से हो, तो ये गलत है। जहाँ पे केवल आ जाए वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो गलत ही होगा। दूसरा है कि केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, ये भी गलत होगा। तीसरा है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ पर व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों हों, दोनों की अंतःक्रियाएं हों, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारक, ये गलत होगा। दोनों का जो है योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता एक पूरा चैप्टर है, तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जो वैयक्तिक भिन्नता है इसका मतलब क्या होता है। तो जो वैयक्तिक भिन्नता होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ शारीरिक रूप से अलग हो या फिर सिर्फ मानसिक रूप से अलग हो, बल्कि क्या जो वैयक्तिक भिन्नता होता है उसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा है या तो वो शारीरिक रूप से अलग है या तो फिर वो मानसिक रूप से अलग है। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं बाकी जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे, या फिर मानसिक रूप से थोड़े से अलग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता है, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और मानसिक रूप से क्या होता है कि उनका आईक्यू लेवल सही नहीं होता, मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये वैयक्तिक विभिन्नता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो विकृत होते हैं ये अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको इस टाइप के या फिर आप अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हों या मानसिक रूप से अलग हों, इनको आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाना है। इनको ना तो आपको इग्नोर करना है, ना तो क्लास से अलग करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। इनको देख के ही, इनके अकॉर्डिंग ही आपको जो है पढ़ाना है। ये चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी जो भी बच्चे आपकी क्लास में हों, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, चाहे अति विशिष्ट हों, विशिष्ट हों या फिर प्रतिभाशाली हों,
किसी भी टाइप के बच्चे हों सबको आपको ध्यान में रख के पढ़ाना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी की अवहेलना नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं बनाना है और उनके अकॉर्डिंग ही, जिस तरीके से उनकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना है। तभी एक क्लास जो है उपयुक्त क्लास मानी जाएगी। ठीक है, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल 17 क्वेश्चन हैं जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो टॉपिक है उससे संबंधित है। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये है क्या, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो लगभग पसंद आ गई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।